माइनर का दो सुपर पावर है, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ स्टॉपल। रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ स्टॉपल। बात करते हैं रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन। दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मानो मिस्टर ए, एक बच्चा है जिसका नाम है डी, उसको अपना आईफोन दिए 20,000 और बच्चा पेमेंट नहीं कर। जरा सोच के बताओ तो, क्या मिस्टर ए डी के ऊपर केस कर सकते हैं? यस या नो? फोन दे दिए, फोन डी के हाथ में है, डी के पोजीशन में, डी बोल रहा है हम पेमेंट नहीं देंगे, क्या वो केस कर सकते हैं? बिल्कुल। नहीं भैया, वो केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डी तो माइनर है, और माइनर के ऊपर रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना। रिस्टोर मतलब ये फोन दिया मिस्टर ए, पैसा नहीं मिला, नॉर्मल आदमी होता ये फोन वापस करना होता, कोर्ट बोलता, पुलिस आके समझा देती। बट इन दिस केस क्योंकि वो माइनर है, नॉट अलाउड, आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। आप बेवकूफ हैं जो उस बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करनी है, रिस्टोर नहीं कर सकते। फॉर माइनर दिस रूल is not applicable. Okay, now let us jump to the next rule, rule of estoppel, which we have already discussed. I am going to discuss with a new example. ये है टप्पू। टप्पू टप्पू जो है वो अब्दुल शॉप में बैठा, अब्दुल भी वहां पे है, टप्पू भी वहां पे बैठा। एक कस्टमर आया, एक कस्टमर आया, वो बोला कि मेरे को बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए, मेरे को बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए, और वो साबुन टप्पू दिया कस्टमर। टप्पू माइनर। बाद में कस्टमर को पता चला वो बर्तन धोने वाला साबुन नहीं है, वो तो कपड़ा धोने वाला साबुन। यहां पर ये सारा चीज अब्दुल विटनेस किया था। कस्टमर चाहे तो अब्दुल को बोल सकता है कि अब्दुल भाई, आई वॉन्ट माई मनी बैक, या फिर आई वॉन्ट द साबुन आई रिक्वेस्टेड फॉर, द सोप आई रिक्वेस्टेड फॉर। अब्दुल ये नहीं बोल सकता है कि टप्पू तो माइनर है, तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। दुकान का मालिक जब खुद वहां पे खड़ा है तो फिर वो बहाना नहीं बना सकता। वो चाहे तो टप्पू को वहीं पे रोके, चाहे तो सही सामान दे, वो बहाना तो नहीं बना सकता। इस्टॉपल का मतलब क्या होता है भैया, अगर हम एकदम क्रिस्प कहना चाहें तो? इस्टॉपल का मतलब रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फेक आइडेंटिटी। खुद का फेक आइडेंटिटी बताना है। यहाँ पे दुकानदार कौन बन रहा था? टप्पू बन रहा था भैया। फेक आइडेंटिटी बताया, लेकिन जिसका ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो तो वहां पे खड़ा था, तो क्या वो अपने जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है? नहीं हट सकता, क्योंकि उसको माइनर को रोकना चाहिए था झूठ बोलने से पहले। ठीक है, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन और रूल ऑफ स्टॉपल तुम लोग को क्लियर है? तुम लोग कॉपी कर लिया है? जो मैसेज करो सबको ही।
कॉपी कॉपी करके सबको एकदम। सर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों रेस्टिट्यूशन और स्टॉपल में, राइट? हाँ। रेस्टिट्यूशन में अगर मानो तुम माइनर है, हम तुमको कोई सामान बेचे, तुम उसका पैसा नहीं दी, मेरा पैसा भी डूबेगा और तुम्हारे पास जो सामान है वो भी तेरा हो गया। मेरा गलती, मेरा किस्मत फूटा हुआ था जो हम तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए माइनर होने के बावजूद। ये बोलते हैं रिस्टोर नहीं कर सकती है तुम हमको सामान। और स्टॉपल में मानो तुम मेरे साथ मेरे दुकान में खड़ी, तुम माइनर है और तुम खुद को बोल रही है कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, ओनर हम है, बट तुम खुद को रिप्रेजेंट कर रही हो, खुद को दिखा रही हो। अब यहाँ पर दिक्कत होती है, अगर तुम खुद को दिखा रही है, हमको वहीं पे तुमको स्टॉप करना चाहिए। हम स्टॉप नहीं कर रहे, तुम जो सामान बेच रही है उसका जिम्मेदारी मेरा, सामान खराब निकले, गलत हो, पैसा वापस करना पड़े, सब हमको करना होगा, तुम बची रहो। क्लियर है? चलो अनु, क्लियर हुआ? हाँ हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। भैया रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? रिस्टोर, रिस्टोर देख लिखे हैं, रिस्टोर। रेस्टिट्यूशन का मतलब भी लिख दिए हैं, स्टॉपल का मतलब भी लिख दिए हैं। ये सब तुम लोग का किताब में नहीं मिलेगा, बट हम लिखवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में शो ऑफ करना है हम लोग को कि हम लोग को लॉ आता है। ठीक है, कूल। बैक टू आवर टॉपिक। भैया यहां तक तो कहानी क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपका। माइनर के बारे में आप जो सिखाएं याद रहेगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग रिवाइज किए हैं। ये जो अनसाउंड माइंड ये जो बार बार बोल रहे हैं, हम लोग को इसका मतलब जानना है कि अनसाउंड माइंड कौन होता है। ये वर्ड अनसाउंड माइंड का मतलब कौन है, ये कौन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मूवी अपरिचित? जो करो तो अपरिचित साउथ का मूवी है, जबरदस्त मूवी है अपरिचित। उसमें देखा चलो, जो याद नहीं आ रहा हूँ, एक पंडित रहता है, एक लवर का एक्टिंग करता है, और एक साइको होता है सोसाइटी में, यमराज, सही होता है, अलग अलग टाइप का वो सजा देता है, ठीक है। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जो साउंड ना हो, लिखना मत, खाली समझते जाना। अनसाउंड माइंड मतलब जिसका माइंड में कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है। गजनी, गजनी में जो आमिर खान को लोचा था, दैट कैन ऑल्सो बी अ माइंड प्रॉब्लम। बेसिकली लोचा कैसा कैसा हो सकता, कोई भी बीमारी, एनी बीमारी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम होता है जिसको क्या तो बोलता है, एलेक्सिया बोलता है आई थिंक, ठीक है, वो है, भूलने का आदत है। ये सब सिर्फ नहीं, अगर वो ड्रंक है, अगर वो हाई है, तब भी तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, वो वैलिड नहीं होगा। अगर कोई ड्रंक है, कोई हाई है और तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। क्यों? क्यों भैया? अभी तुम देखना, कोई जो होता है जो ड्रिंक वगैरह करता है, ठीक है, एक पैक जब अंदर जाएगा नॉर्मल, दो पैक नॉर्मल, तीसरा पैक से वो थोड़ा खुलता है, ओपन होता है, ठीक है, और जैसे जैसे ये पैक बढ़ते जाता है ना, वो दिलदार होता है। अगर तुम उसको 5-6 पैक बाद बोलेगा कि हमको तेरा पूरा संपत्ति चाहिए, वो बोलेगा तेरा भाई के लिए वो भी कुर्बान है। जो ड्रंक होगा, जो हाई होगा, खूब डायलॉग देगा, खूब शो ऑफ करेगा, साइन कर देगा, अंगूठा मार देगा जहां बोलेगा वहां। क्यों? ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, वो अपने सेंस में नहीं है, वो रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। रैशनल डिसीजन मतलब एक ऐसा डिसीजन जो आदमी ले सके, नॉर्मल समझदार इंसान ले सके। एक ड्रंक आदमी वो समझदार डिसीजन नहीं ले सकता।
इसीलिए ड्रंक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वॉइड होता है। कोई ड्रंक आदमी से तुम लिखवा लिया कि आप मेरा जमीन आज से तुम्हारा, कोर्ट में तुम दिखा रहा हो, वो आदमी बोलेगा सर तब तो हम थोड़ा पार्टी किए हुए थे, नॉट अलाउड, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो जाएगा। बीमार आदमी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, एक ही बॉडी में अलग अलग पर्सनालिटीज आ रही है, ये बीमारी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए वॉइड। ठीक है, जो हाई है, जो ड्रंक है, जो दिमागी तौर पे सही नहीं है वो लोग। अच्छा, लूनाटिक, लूनाटिक मतलब वही थोड़ा दिमागी स्थिति जिसका सही नहीं है। हम तुम लोग को अपरिचित का एग्जाम्पल दिए थे, सवाल उठा भयानक वाले कि भैया आप एक एग्जाम्पल दिए अपरिचित, ये ओरिजिनल में अपरिचित है एक पंडित, ठीक है, ओरिजिनल में अपरिचित जो है एक पंडित, इसको जब दौरा चढ़ता है ये कभी कभी यमराज बन जाती है, ये दौरा वन वाला पर्सनालिटी है। कभी कभी इसको जब दौरा चढ़ता है ये लव गुरु बन जाता है, ये इसका दौरा टू है। ये सही कब रहता है? जब ये पंडित। सवाल उठा भैया, सवाल उठा कि हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो इसका जवाब आया कोर्ट में। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको ऐसा कोई बीमारी है जो इंटरवल में होता है, कभी वो ओरिजिनल रहता है, कभी दौरा वन पड़ता है, कभी दौरा टू पड़ता है, तो हम उससे उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो अपने ओरिजिनल स्थिति में है, जब वो अपने सही दिमागी स्थिति में। ठीक है, देखो, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, कोई सही इंसान कब कहलाता है? दिमागी स्थिति से स्थिर इंसान। इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट इफेक्ट अपन हिज इंटरेस्ट, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वो रैशनल जजमेंट ले सके। देखो, जो वर्ड हम लिख रहे हैं, जो बार बार इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो हम लोग को इंग्लिश में याद करना पड़ेगा और वही आंसर हम लोग को लिखना होगा। रैशनल जजमेंट मतलब जो मैन, एक नॉर्मल इंसान, सही इंसान लेता है वैसा। अक्षय कुमार इन हाउसफुल, यस प्लीज, सही जवाब। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है भैया कि अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, अक्सर वो थोड़ा पागल रहता है लेकिन कभी कभी सही होता है, तो हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कब करें? जब वो सही है तब करो। अपरिचित, सेम बात को उल्टा लिखा, ऊपर क्या लिखा कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा पागल रहता है कभी कभी सही होता है, उससे कब कॉन्ट्रैक्ट करना है? जब वो सही स्थिति में। और उसके बाद लिखता है एक ऐसा इंसान जो यूजुअली सही रहता है, कभी कभी उसका दिमाग गड़बड़ाता है, कभी कभी पागल होता है, उससे कब करना है कॉन्ट्रैक्ट? उससे तभी करना है जब वो साउंड माइंड का है, जब वो पागल है तब मत करना। और भैया इसका नेसेसरीज कौन देगा? इसका रोटी का पैसा, इसका कपड़ा का पैसा, इसका मकान का पैसा, इसका एडुकेशन, इसका रहने सहने का नेसेसरी सेम, इसको जो देखभाल कर रहा है, जो इसका गार्जियन है वो देगा, इसका प्रॉपर्टी से ले सकता है। ये अपना जेब से मेहनत करके कमा के देगा नहीं, ये तो पागल है बेचारा, ये कैसे कमा के देगा? इसको कमाने, इसका जो प्रॉपर्टी छोटा है, छोड़ा है इसका घर वाला, उससे पैसा कटेगा। बप्पी भाई गोलमाल, हाँ, उनको बीमारी भूलने का आदत था, ध्यान दो, सही बोला। तो क्या अनसाउंड माइंड सबको याद है? यू करो तो। अनसाउंड माइंड भैया आप क्लियर कर दिए, जो रैशनल जजमेंट ले सकता है अगर कोई ऐसा इंसान है जो लूनेटिक इंटरवल झेल रहा है, कभी सीधा कभी पागल, तो जब वो सीधा है सर, उसे कॉन्ट्रैक्ट तब करेंगे। यस सर, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन रहेगा और उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो उसको कोई रखेगा कि नहीं? मतलब फिर वो कैसे देगा? गवर्नमेंट जो है वो बना के रखे ऐसे लोगों के लिए असाइलम, तो उसको वहां भेज दिया जाता है। ओ, ठीक है, हम्म,
चलो भैया, साउंड माइंड तो आपने बता दिया कि साउंड माइंड मतलब सही समझदार इंसान जो रैशनल जजमेंट ले सके। आपने कुछ लाइन अंडरलाइन किए, कुछ लाइन बार बार इंग्लिश में बोल के समझाया, वो हम लोग को याद करना है, उसी भाषा में हम लोग बात करेंगे। ये लॉ है, इसका अपना एक लैंग्वेज। ओके, माइनर समझ आ गया, साउंड माइंड समझ आ गया। ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कुछ लोग हैं जिसको लॉ स्पेसिफिकली बोला है कि भाई तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है, लॉ अपने से बोल कर वो लोग को डिस्क्वालीफाई करा है। ठीक है, वो लोग इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो लोग का कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन है वो? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वो देश जिससे हम लोग का वॉर चल रहा है, वो देश जिससे हम लोग का वॉर चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एलियन एनिमी। एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वॉइड होता है। वर्ड देखो यार, हम तुम लोग को बताते हैं, हर बार ये होता है पेपर में। ऐसा आता है एलियन फ्रेंड। ठीक है, कभी हम पेपर सेट करके देते हैं या फिर कभी कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है। क्या एक एलियन फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अरे भाई, दोस्त है कर सकता है, एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जिसके साथ लड़ाई हुआ, जो दोस्त है उसके साथ तो कर ही सकते हैं। एलियन मतलब ये थोड़ी है कि मार्स का बंदा है, इंडिया का नहीं। अमेरिका दोस्त है कर सकते हैं, जापान के साथ कर सकते हैं, वहां के लोगों के साथ कर सकते हैं। जो दुश्मन है उनके साथ नहीं कर सकते। जैसे कि मानो पाकिस्तान के साथ हम लोग का लड़ाई चल रहा है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चाइना के साथ लड़ाई चल रहा है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनके साथ लड़ाई चल रहा है। जो दोस्त है उनके साथ कर सकते। ओके, तो भैया ये तो समझ में आया कि जब हम लोग का किसी दूसरे देश के साथ वॉर होता है तो हम लोग वो देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा भैया, अब हम लोग को याद आ रहा है कुछ, अब हम लोग को याद आ रहा है कुछ। हाँ, तो टेस्ट भी होगा तुम लोग का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होगा, उसके ऊपर टेस्ट होगा, सबके ऊपर टेस्ट होगा, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसके ऊपर टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए तैयारी करते रहना। ओ चलो, हम तुम लोग को याद दिलाते हैं। आज से कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा कहासुनी चल रहा था। तो एक बंदा था, एक बंदा था जिसका नाम था मीका सिंह। मीका सिंह उस टाइम पाकिस्तान में था, परफॉर्मेंस के लिए गया और उसी टाइम लड़ाई। अब मीका सिंह क्या किया पता है? वो पूरा परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो इंडिया आ गया वापस। क्यों? कोई केस नहीं कर सकता इसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगी। एनिमी है ना ये, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। चलो वापस आ, मीका सिंह वापस आ। क्यों? ये एलियन एनिमी हो चुका है। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कौन होता है भाई? इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसका दिवाला निकल गया, जिसका दिवाला निकल गया। दिवाला बोले तो जो गरीब हो गया, जो अपना लाइबिलिटी अब पे नहीं कर सकता, उसका जो जिसका एसेट्स कम है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो गरीब हो चुका है। ठीक है, इंसॉल्वेंट कौन बोलता है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है कि नहीं? कोर्ट बताता है, कोर्ट बताता है कि ब्रो ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत। पहला हम लोग सीखे एलियन एनिमी, दूसरा हम लोग सीखे इंसॉल्वेंट। ठीक है, तीसरा वी विल टॉक अबाउट कन्विक्ट्स।
जिसको जेल हो गया। अब कोई जेल के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। जेल के बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। याद करो, संजय दत्त को जब जेल हुआ था तो उसका कुछ पिक्चर बाकी था, कुछ सीन बाकी था, तो वो किया था आराम से वो सीन कंप्लीट। बट कोई अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट, कन्वेक्ट, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट बॉडी, म्युनिसिपल बॉडी, ठीक है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोले, एकदम सिंपल वर्ड में, कोई कंपनी, तुम लोग जाओ बचपन में क्लास 12 में जाओ, ठीक है, क्या सीखे थे भैया? 2 मॉड्यूल था हम लोग के पास अकाउंट्स बुक, 2 अकाउंट्स बुक था। एक अकाउंट्स बुक था मॉड्यूल 1, एक अकाउंट्स बुक था मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में पार्टनरशिप था, मॉड्यूल 2 में शेयर डिवेंचर था। ऐसे अलग क्यों किया था? क्योंकि मॉड्यूल 2 एक अलग टाइप का बिजनेस के ऊपर था, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, और मॉड्यूल 2 था शेयर्स, जो कि एक कंपनी। दोनों अलग है, तुम लोग सीखेगा अब क्या अलग है दोनों में, रियलिटी क्या है असली दुनिया में। बट फॉर द टाइम बिंग कंपनी थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी बनाना थोड़ा लीगली बड़ा काम, ऐसे नहीं हल्के में मन किया तो कंपनी बना। अब कंपनी जब बनाते तो हम एक मोआ देते हैं, मोआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी का नाम होता है, कहाँ है वो होता है, क्या काम करता है वो होता है, वगैरह वगैरह। तो कंपनी का एक रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें बता देता है कंपनी कि हम क्या काम करें। अभी जैसे रश्मि स्टडी सर्कल इज अ कंपनी, रश्मि स्टडी सर्कल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये एक कंपनी है। तो हम लोग से भी मांगा था मोआ, हम लोग भी दिए, बता दिए कि हम लोग ऐसे ऐसे ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे ऐसे करेंगे, सब उसको समझा देंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज। हम क्या बोले, क्या काम करेंगे भैया? एडुकेशन, ठीक है। और हो क्या रहा है असल दुनिया में? असल दुनिया में हो क्या रहा है भैया? हम आप एडुकेशन के लिए बोले, बट हुआ क्या? नीचे आप सोचे चलो एक कैंटीन खुलवा दें, यही नाम से, आरएससी नाम से एक कैंटीन खुलवा दें। मेरा काम था एडुकेशन, क्या हम कैंटीन खोल सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिए हैं कि हम एडुकेशन दें, क्या अब हम कैंटीन खोल सकते हैं? सोचो और बताओ, यस या नो। हम औकात अपना लिख दिए, मेरा औकात है कि हम एडुकेशन प्रोवाइड करें, क्या हम कैंटीन खोल सकते हैं अपना मन से जब मन करेगा तो? नहीं भैया, नॉट अलाउड, नो, नहीं खोल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा लॉ, डिस्क्वालीफाई कर देगा लॉ, ठीक है। जानवी इज आस्किंग व्हाट इज फॉर स्टूडेंट्स। हम रश्मि स्टडी सर्कल के नाम पे नहीं खोल सकते कैंटीन, क्या हम रेस्टोरेंट खोल ले नीचे, लेकिन हमको उसके लिए दूसरा नाम से रजिस्टर करना होगा, या फिर आरएससी का ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करना होगा, चेंज करना होगा। समझा रहे हैं? तो भैया आप बताएं, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ, म्युनिसिपल बॉडी के साथ, इंसॉल्वेंट जो है, कन्विक्ट जो है, ये सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और भी है, ड्रंकन लोग के साथ जो हाई है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और तो और आते हैं राजा महाराजा वाला दुनिया। हाउ मेनी ऑफ यू सीन पद्मावत? जो करो तो पद्मावत कौन कौन सा देखा, कौन कौन है जो पद्मावत देखा है? काफी अच्छा मूवी है, काफी डिस्प्यूटेड मूवी था। चलो, तो हम लोग पद्मावत में एक सीन बताते थे, तुम लोग बताना वहां पे क्या होता है, ठीक है। ये है राजमहल, जहां पे राजा जयसिंह खड़ा है, उसका बहुत सारे छोटे छोटे सिपाही भी है, ठीक है। और ये यहाँ पर अपना टेंट लगाकर
टेंट लगाकर अलाउद्दीन खिलजी खड़ा है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खड़ा है। तुम लोग को याद होगा कि जो राजा था, राजा जो थे, वो अलाउद्दीन खिलजी को बोले कि आओ हम लोग के साथ लंच करो, बट वो क्या खुद बोलने गए थे? वो खुद बोलने गए थे, याद करके बताओ तो कोई। हम राजा खुद बाहर आके इसको बोला था कि हमको मेरे पास डिनर या लंच करने आओ? नहीं, वो किसी को भेजा था। हम देखे वो कौन बच्चा है जो मेरे को बता सकता है उसका हिंदी शब्द? किसको भेजा जाता है एक महल से दूसरा महल, एक राजा से दूत दूसरा को। राजा के पास? यस, दूत होता है सर। यस यस यस। जिसको ये लोग भेजते हैं उसको हम लोग कहते हैं राजदूत, ठीक है। राजदूत का काम क्या होता है? वो ऐसे करके एक लेटर लेकर जाता है, ये लेटर जो होता है आगे वाला पार्टी खोल के पढ़ता है, और ये राजदूत को कुछ नहीं कर सकता। इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि राजदूत आया मेरे को उससे दुश्मनी है तो इसी को मार के इसका मुंडी भेज दिया, वो सब मूवी है। असल दुनिया में ये सब चीज को बहुत देखा जाता है कि नहीं, ये इज्जत पे बात आ जाए, ठीक है। ये था वो जमाना जब राजदूत को भेजते। अब यही राजदूत का क्या सीन है पता है? ये है मेरा इंडिया, इंडिया चलते चलते रुकिए। दिस इज माई इंडिया, और मानो ये है अमेरिका। चलो अभी व्हाट्सएप आया, अभी कॉल वाला सिस्टम आया, लेकिन जब कॉल और व्हाट्सएप का सिस्टम नहीं था तो हाउ डू इंडिया एंड अमेरिका कॉन्टैक्ट विद ईच अदर? ये लोग ना एम्बेसी रखे थे अपना, एम्बेसी। इंडिया में अमेरिका का एम्बेसी है, जापान का है, सबका एम्बेसी है, हर कंट्री का एक एक आदमी ये सब एम्बेसी, ये सब ऑफिस में रहता। होता क्या दे, अभी इंडिया में है बनारस, वाराणसी। अगर कोई वाराणसी गया हो तो जानता हो, यहाँ पे आते हैं फॉरेनर्स घूमने के लिए। हम अभी कुछ दिन पहले गए थे घूमने के लिए। अभी वाराणसी में क्या हुआ, फॉरेनर्स आते और इंडियन आदमी लोग को तो तुम लोग जानते हैं, जहां वो लोग को देते उंगली पकड़ने के लिए, वो लोग का हाथ पकड़ लेते। वाराणसी में जो अमेरिकन बंदा आया हुआ वो बोला हम बोट में घूमना चाहते हैं, ठीक है, वो बोला हम बोट में घूमना चाहते हैं। और इसको मालूम है क्या प्राइस बोला गया? 7,000 रुपीज, 7,000। वो बोट वाला आदमी बोला है, ठीक है, 7,000 रुपए। अब चलो ये अमेरिकन जो था ये किस्मत वाला था, ये अपने साथ एक गाइड लेकर घूम रहा था जो उसको गाली बका, बोला रे बेवकूफ बनाता है, चल सही दाम। बट हर अमेरिकन इतना किस्मत वाला नहीं है जिसके पास अच्छा गाइड हो, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉ क्या किया, हर देश में अपना अपना एम्बेसी बनाने लगा। इंडिया में सारा देश का एम्बेसी है, अमेरिका में हर देश में कुछ कुछ एम्बेसी है जहाँ पे उसके लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अमेरिकन बंदा को कोई दिक्कत होगा, ये कहाँ जाए? यहाँ वाला एम्बेसी जाए और बोलेगा कि सर आप भी अमेरिकन, हम भी अमेरिकन, हम लोग इंडिया में और मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है। और फिर ये एम्बेसी डिस्कस करेगा क्या करना है। बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, राजदूत का। ये क्या इंडिया का है? नहीं, ये अमेरिका का है। अमेरिका कोई डिसीजन ले रहा है, अमेरिकन किसी को इंडिया में दिक्कत हो रहा है तो वो एम्बेसी जाता है। लॉ क्या बोलता है, हम लोग किसी सॉवरेन स्टेट के साथ, एम्बेसडर के साथ, डिप्लोमेटिक कुरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश चाहिए। इंडियन कोर्ट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है और कुछ के लिए सरकार से आदेश मांगो कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एम्बेसी है ये अमेरिकन नहीं जो बनारस घूमने आया है, नहीं, ये जो एम्बेसी है, जो राजदूत है, ये वाला राजदूत इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन पहले सरकार से परमिशन ले। अरे भाई ये लोग को भी तो जरूरत पड़ता होगा खाने का, ऑफिस में सामान का, कोई चीज का, करो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। तो एट लास्ट हम लोग सीखे भैया कि वी वांट
टू सेव फॉलोइंग पीपल, सेव फॉलोइंग पीपल फ्रॉम ऑब्लिगेशन। कुछ लोगों को हम लोग किसी भी तरीके की चिंता से बचाना चाहते हैं। माइनर को क्योंकि ये बच्चा है, अनसाउंड माइंड को जिसका स्थिति दिमागी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है उनको, एलियन एनिमी को इसके साथ तो बात ही नहीं करना है, इससे दूर रखो। फॉरेन एम्बेसडर को इनको इज्जत देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मारपीट के भेजे, इनको इज्जत देना पड़ता है। और इंडिया का आदमी लोग तो अगर छूट दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट करने का तो बेवकूफ बना बना के इसका हालत खराब कर देगा। उसके बाद इंसॉल्वेंट, इससे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्यों? इसका दिवाला निकल चुका है। कंपनी या फिर कॉर्पोरेट बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, जितना ये लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है उतना का कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, उससे ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसको कॉपी डाउन कर, कॉपी डाउन करके यो मैसेज करो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट आ रहा है सवाल में, इनोवेशन भी हो रहा है, पूछ लो। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज बोले बाबू, तुम लोग जो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेगा, तुम लोग पढ़ेगा भी, लास्ट चैप्टर तुम लोग का वो है, उसमें अच्छे से सीखेगा, ठीक है? बस सिंपली एक डॉक्यूमेंट जिसमें तुमको बताना है मेरा क्या चीज का बिजनेस, मेरा दवाई का बिजनेस हम उसमें लिख दिए। अब हम लेस कुरकुरे नहीं बेच सकते, अब हमको दवाई ही बेचना पड़ेगा वो बिजनेस के नाम, कुछ और बेचेंगे हम पैकेज में। इंडिया में जितना भी फ्रॉड होता है ना, मैक्सिमम कंपनी के द्वारा होता है। कंपनी खोल खोल के सारा पैसा को वाइट किया जाता है। तुम लोग सीखेगा, अभी तो तुम लोग मार्केट में एंटर किए, इसीलिए कंपनी के ऊपर काफी सारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आराम से फ्रॉड ना हो, जितना हो सके हम लोग फ्रॉड को मिनिमाइज करें। ठीक, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, ठीक है? फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, मेरी मर्जी। और फ्री कंसेंट का मतलब होता है फ्री विल, यानी कि अपना खुद का मर्जी से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। असल में ये फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट आया सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एड आइटम, ये सब थोड़ा लीगल वर्ड है, समझ। हुआ क्या, हम तेरे से बात की, मेरे पास दो घोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट, मेरा तेरे से बात हुआ, यू सेड भैया आपका जो हॉर्स मेरे को चाहिए, ऐसे ढूंढ के ले जाना, कोई दिक्कत। यू वर थिंकिंग कि हम तुमको ब्लैक हॉर्स देंगे, एंड आई वाज थिंकिंग कि तुम मेरे से व्हाइट हॉर्स मांगो। यहाँ पे जो है ना, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं, दोनों पार्टी एग्री हो रहे हैं, लेकिन जो मैटर है वही गड़बड़ है ना, गड़बड़ी है ना, हम कुछ और सोच रहे हैं, तुम कुछ और सोच रहे हो। देयर इज नो सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एड आइटम नहीं है, कंसेंसस
सेंसस एड आइटम, यानी कि सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं। अभी इसके अंडर में हम लोग कुछ चीज सीखेंगे। फ्री विल, जहां पर तुम्हारा मर्जी फ्री ना हो, दो चीज है, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जहां पे तुमको ना मिलता हो, वहां तीन चीज, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। हम लोग सबके बारे में ना डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबका सेक्शन बताएं तो कोर्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, और जो मिस्टेक है वो 3 सेक्शन में बटा है, 20। ये सेक्शन एकदम देखो लाइन से चल रहा है। सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 11 कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 साउंड माइंड पर्सन वाला। सेक्शन 13 फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। 14 में बताता है फ्री कंसेंट कब नहीं है, जिसमें ये सारा बात बताया। कोअर्शन 15 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में है, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ऐसे करके इनका नंबर है। सब याद होगा धीरे धीरे, ठीक है। वो जो ट्रिक बताए हैं कॉपी के पीछे लिखते जाओ, डेली ब्रश कर रहे हैं पढ़ लो, खाना खा के उठे हैं टहल रहे हैं पढ़ लो, याद हो जाएगा पूरा अच्छे से बाय हार्ट, ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट पिक ऑन व्हाट इज कंसेंट फ्रॉम आवर बुक। जब दो या फिर उससे ज्यादा लोग एग्री अपन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एड आइडम में माना जाता है मंजूरी है कंसेंट। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल एरर है तो माना जाता है कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट में बी फ्री, मे नॉट बी फ्री। कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना अनिवार्य है, तुम्हारा अपना मंजूरी होना अनिवार्य है, ठीक है। बात करते हैं कोअर्शन के बारे में। कोअर्शन का मतलब होता है धमकी। धमकी, ऐसा लगता है कि कोई साउथ का डब्ड मूवी का हिंदी में नाम ले ले, धमकी, ठीक है। कोअर्शन का मतलब है लेट मी हेल्प यू टू गो थ्रू सम एग्जांपल्स, ठीक है। अभी अक्सर ऐसा लड़कियों के साथ, ठीक, पता नहीं कौन, जिनको जिनको वो लोग कभी देखी नहीं है, कभी मिली नहीं, उनके पास मैसेज आएगा फेसबुक, ठीक है, आई लव यू। अगर तुम यस नहीं बोलोगी, आई लव यू टू नहीं बोलोगी, मैं सुसाइड कर दूंगी, मैं आत्महत्या कर दूंगी। ये उनका फेसबुक पे मैसेज आया। ये क्या है? धमकी, कि बेटा अगर तुम मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं की, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं की, तो आई विल किल माई सेल्फ। जो बच्ची थी वो डर गई, वो लड़का कुछ नहीं करने वाला था, बट वो डर गई, और वो डर के हाँ बोली। क्या बाद में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोल सकता है? लड़का बोल सकता है कि ये मेरे से शादी का वादा की थी और तोड़ रही है? यस या नो? डराया धमकाया कि मैरी मी और आई विल किल माई सेल्फ, तो क्या वो यहाँ पे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो धमकी दिया है। देखो, अगर इस सीन को समझें, कोअर्शन को समझें, तो तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। एक दिन एक अंकल थे, गलत गाड़ी बनाया, सही गाड़ी बनाया।
समझ गया ये गाड़ी कौन सा है? ये क्या हुआ? ओमनी, ठीक है, ये है ओमनी। एक दिन मेरे एक अंकल थे और उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, ठीक है। अचानक से वो अंकल जो है वो रोड पे चल रहे थे, एक गाड़ी आया, उसका दरवाजा खुला, उनको अंदर बुलाया, ठीक। अंकल को बोला गया कि आपका जो प्रॉपर्टी बिग बाजार के पीछे है, आपका जो प्रॉपर्टी बिग बाजार के पीछे है, वो हमको खरीदना है। अंकल बोले इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, बेच देंगे। ये जो बंदा था ओमनी वाला, उनका कहना था प्रॉपर्टी का ओरिजिनल रेट जो है वो है 50 लाख और हमको चाहिए, हमको वही चाहिए 20 लाख, ठीक है। अंकल को बोला, अंकल के सामने दो ऑप्शन है, एक गोकुल स्वीट्स का मिठाई का डब्बा, दूसरा एक डब्बा जिसमें गन है। बोला अगर आप यस करेंगे तो आपको मिठाई मिलेगा, अगर आप नो करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अंकल जो थे उनको डर लग गया, उनको डर लग गया, ठीक है। वो बोले यस हम बेचेंगे, वो बोले यस हम बेचेंगे। अब ये बोलकर वो ओमनी से निकल गए। कुछ दिन बाद अंकल ने ओमनी वाले भाई साहब पर केस किया कि भाई मेरे साथ कोअर्शन हुआ है, हमको धमकाया गया है कॉन्ट्रैक्ट में आने की, हमको हाँ बोलना पड़ा बट मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे जान का खतरा था। यहां पर अंकल कैन फाइल अ सूट, कैन सू द ओमनी वाला भैया, कैन फाइल अ केस अगेंस्ट ओमनी वाला भैया, केस कर सकते हैं। क्यों? अंकल दुखी इंसान है ना, यहाँ पे अंकल क्या है, अग्रीव्ड पार्टी है ना, अंकल को ठगा जा रहा है ना, इसीलिए अंकल ओमनी वाले भैया पे केस कर सकते हैं। जज जो है अंकल को ऑप्शंस देगा, क्या आप वो जमीन बेचना चाहते हैं? अगर हाँ तो जज वो पैसा दिलवाएगा, 30 लाख रुपए जज बोलेगा ओमनी वाले भैया को चलो। अगर अंकल बोलेंगे नहीं मेरे को जमीन बेचना ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा अंकल को, आप जो 20 लाख दिए वापस करिए, जमीन का पेपर वापस ले लीजिए। केस अंकल कर सकते हैं मेरा ओमनी वाले भैया पे, क्यों कि वो अग्रीव पार्टी है, दुखी पार्टी, केस कर सकते हैं। क्या उपाय है? बहुत उपाय है, जज अलग अलग उपाय के साथ आएगा। बट यहाँ पर भैया एक शब्द मेरे दिमाग में आया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो अग्रीव पार्टी है, इसको आप बताए थे हम लोग को फर्स्ट क्लास में अग्रीव पार्टी के बारे में, कि जहां पर एक पार्टी मजे ले रहा है, एक पार्टी मजे ले रहा है, दूसरा पार्टी रो रहा है, दूसरा पार्टी अग्रीव्ड है, दुखी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। मतलब जो दुखी पार्टी चाहे वो कर सकता है। इस चीज को और थोड़ा डिटेल में फ्यूचर में देखिए। फॉर द टाइम बीइंग क्या सबको कोअर्शन का मतलब क्लियर है? धमकी देने का मतलब जो करके भेजो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सुसाइड देने का धमकी भी कोअर्शन होता है। ओके, बहुत जन का यो नहीं देख रहे हैं, या तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप लोग लाइटली लेकर रखे हैं स्पोर्ट्स को, पढ़ाई कर रहा है यो लिखने में आलस आता है। चलो ठीक है।
बार बार बोलते बेटा तुम लोग घर बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ाई का माहौल बहुत सारा घर में नहीं होता है, इधर से आवाज आ रहा है, उधर से बच्चा रो रहा है, साथ बने रहो। जब यू लिखने भेज रहे हैं यू लिख के भेजो, डाउट पूछने बोल रहे हैं डाउट पूछो, तुम ही लोग का भला है, ठीक है, हमको कोई प्राइज नहीं मिलेगा इसका। चलो कोअर्शन का डेफिनेशन जो कि सेक्शन 15 में है उससे डील करते हैं। सेक्शन 15 कोअर्शन इज, पहले क्या बोलता है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल। ऐसा कोई भी हरकत जो आईपीसी के तहत गलत है, या तो वो आप कर रहे हैं या फिर करने का धमकी दे रहे हैं। आई रिपीट, ऐसा कोई भी हरकत जो आईपीसी के धारा के तहत गलत है, या तो आप उसको कर रहे हैं या तो करने का धमकी दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कोअर्शन। कर रहे हैं या फिर करने का धमकी दे रहे हैं, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी का प्रॉपर्टी जब्त कर लिए और बोल रहे जब तक तू साइन नहीं करेगा तब तक तुमको नहीं दे। हमको अंबानी का इंटीरियर खरीदना, अंबानी बोला नहीं बेचना, उसका बेटा आकाश अंबानी घूम रहा था, उसको ओमनी में डलवा रहे, बोले अब बेटा तुम साइन करो अंबानी चाचा, नहीं तो फंसोगे। ये कोअर्शन है, आप धमकी दे रहे हो उसको, आईपीसी के तहत आपको डंडा पड़ेगा। समझो इस बात, या तो आप धमकी दे रहे कि हम कर देंगे, या फिर आप कर दे रहे हैं, या तो आप धमकी दे रहे कि तेरा प्रॉपर्टी को जब्त कर देंगे, या फिर आपके पास जब्त पड़ा है, सब कुछ कोअर्शन, सब धमकी के तहत आता है। और जरूरी नहीं है कि कोअर्शन आप ही करो, देखो बात को समझो, ठीक है। यहां पर लेट अस टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। मुन्ना भाई एक जाना माना गुंडा, ये है हम, ये है तुम। हमको तुमसे एक प्रॉपर्टी खरीदना था जिसका ओरिजिनल दाम था 10 लाख, लेकिन हम चाहते थे तुम 7 लाख में बेचो। 10 लाख देने के लिए तैयार नहीं थे, 7 लाख मांग रहे थे, और 7 लाख में बोले थे बेचो, तुम बोल रहे थे नहीं बेचेंगे। हम मुन्ना भाई को बोले मुन्ना भाई हम आपको कुछ पैसा दे रहे, आप जरा इसको समझाइए ना कि ये अपने प्रॉपर्टी को कम में बेचे। मुन्ना भाई आए, तुम्हारे कनपट्टी के ऊपर रखे गन, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन, बाद में तुम हम पे केस कर, और हम क्या बोल रहे पता है, हा 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 हा। क्यों? हम धमकी दिए थे मुन्ना भाई पे केस करूं, हम धमकी दिए थे तुमको। क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है? बताओ यस या नो। पार्टी 1 है हम, जिसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, पार्टी 2 है वो तुम, जिससे साइन करा। ये तो कोई थर्ड पार्टी है मुन्ना, ये तुमको आके धमकी दिया है, इसमें मेरा क्या गलती है? यस भैया, कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर हो रहा है, आपको करवाना है, आपने मुन्ना भाई को चूज किया है। कोअर्शन में प्रोसीड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, कोई तीसरा आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट का दूर दूर तक हिस्सा नहीं है, जैसे यहाँ पे मुन्ना भाई, वो आकर धमका सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर, देखो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ, कोई स्ट्रेंजर आया, धमकी दिया, चला गया, कर सकता है, माना जाएगा उसको भी धमकी। लॉ में इस बात का भी इफेक्ट है। मुन्ना भाई आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, चलता है, स्ट्रेंजर है, चलता है, लेकिन धमकी तो आप दिलवा रहे हैं ना। स्ट्रेंजर है तो क्या हुआ, कोअर्शन कोई थर्ड पार्टी आके करे, थर्ड इंसान को तुम सुपारी देके धमकी कराए, वो लीगल थोड़ी है, ठीक है। यही बता रहे हैं कि कोअर्शन में प्रोसीड इवन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पार्टी धमका सकता है, कोअर्शन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी that subject of the coercion must be other contracting party। हो सकता है मुन्ना भाई आके तुमको ना धमकाए, मुन्ना भाई आए और तुम्हारे कोई रिलेटिव को धमका रहे हैं कि उसको समझा दो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तेरे को रिलेटिव को किडनैप कर लिया है, वहां पर भी कोअर्शन है। कोअर्शन में फिजिकल फोर्स हो सकता है, तुमको धक्का मारे, पीटे, धमकी दे। जरूरी नहीं है पीटने पर ही तुम धमकी बोलेगा, कोअर्शन बोलेगा। थ्रेट, सिर्फ धमकाना भी कोअर्शन होता है। कोई भी ऐसा तरीका जिसमें जो अग्रीव पार्टी है, जो दुखी पार्टी है, जो परेशान पार्टी है, उसको हम और परेशान करेंगे, चल कॉन्ट्रैक्ट में, वो कोअर्शन होता है। देखो, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज आल्सो कोअर्शन। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, नहीं तो हम खुद को मार लेंगे, इज आल्सो कोअर्शन। कोअर्शन के द्वारा हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और अगर मानो इस एग्जांपल में मेरे जो अंकल है, जो अग्रीव पार्टी है, इनके साथ कोअर्शन हुआ, ठीक है, ये बोल रहे हैं हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, इनको तो 20 लाख का पेमेंट मिल चुका है ना, ये वापस करना होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये पैसा जो इनको मिल चुका है, जो बेनिफिट इनको मिल चुका है, इनको वापस करना होगा। तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग पूरा पोर्शन को अच्छे से रीड करो और समझो। किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट है तो पूछो, नहीं तो यो मैसेज कर देना। कॉन्सिक्वेंस वाला बता दीजिए ना। कॉन्सिक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल मतलब दुखी पार्टी से पूछा जाएगा तुम क्या चाहते हो। दुखी पार्टी बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन ओरिजिनल दाम पे, जज वही करेगा। दुखी पार्टी बोलेगा हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है इससे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। दुखी पार्टी को हम जो भी पेमेंट किए थे वो हमको वापस कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना, तुम बेकार में 20 लाख क्यों रखेगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, अभी आया एक नया कॉन्सेप्ट जिसे वी कॉल अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं अपन? अनड्यू इन्फ्लुएंस। What do we mean by undue influence? A contract is said to be induced by undue influence, where relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of another, and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. कुछ लाइन है, कुछ वर्ड्स है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ध्यान रखना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस बोले तो कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना। कोई रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता जहां पे एक पार्टी डोमिनेंट है, मतलब ज्यादा पावर में दूसरे पार्टी के मुकाबले। और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब रिश्ता है, एक पार्टी डोमिनेंट है जिसका वो गलत फायदा उठा, अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, 3 बात यहाँ पे समझा। अच्छा, जैसे कि भैया पिता और बच्चा, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, माता और बच्चा, गार्जियन और वार्ड। बहुत बार होता है कि माता पिता नहीं होते, कोई देखभाल करता है, तो उसको बोलते हैं गार्जियन, जो आपका देखभाल करता है, गार्जियन। और जिसका देखभाल होता है वो वार्ड। ठीक है, चलो
हम तुम लोग से पूछते जाते हैं, तुम लोग खाली लेटर का पहला वर्ड का पहला लेटर मेरे को टाइप करके भेजना। पेरेंट और चाइल्ड में डोमिनेट कौन है, ज्यादा पावर में कौन? पेरेंट यानी कि पी, चाइल्ड यानी कि सी, ज्यादा पावर में कौन? गार्जियन और वार्ड में आई पी, चाइल्ड ज्यादा पावर में। क्या बोलता है तुम्हारे पापा और तुम्हें ज्यादा पावर होगा। गार्जियन और वार्ड में वो कूल। यस। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी में, भैया ट्रस्टी मतलब बेनिफिशियरी मतलब, याद करो ये एक ऑर्फन का अनाथालय जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। हम ऑर्फन को कोई मैनेज करता होगा, मैनेजर उसको डोनेट करेंगे, वो अनाथ बच्चों के लिए उसे यूज करेंगे। अनाथ मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं है और कोई गार्जियन नहीं है, उनके लिए वो पैसा यूज करेगा। हम जो पैसा दे रहे हैं भरोसा करके, ट्रस्टी। जिसको पैसा दे रहे हैं, जिसको फायदा मिलेगा, बेनिफिशियरी। ये दोनों में ज्यादा पावर में कौन है, ट्रस्टी या फिर बेनिफिशियरी? चैट में बताओ, टी या फिर बी? ज्यादा पावर में कौन है, पैसा देने वाला या फिर जिसके लिए पैसा इस्तेमाल किया? पैसा देने वाला भैया, ही इज ऑलवेज इन ज्यादा पावर, ट्रस्टी ज्यादा पावर। एग्जैक्टली। रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसाइपल, बाबा राम रहीम ज्यादा पावर में थे या फिर उनके भक्त? रिलीजियस एडवाइजर, जरूरी नहीं है हर रिलीजियस एडवाइजर बाबा राम रहीम टाइप की हो, ठीक है। बहुत से ऐसे एडवाइजर होते हैं हर रिलीजन में जो काफी अच्छे होते हैं। हमारे जो पंडित होते हैं, जो मौलवी होते हैं, फादर्स होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, पर बदमाश भी होते हैं। रिलीजियस एडवाइजर जो है वो ज्यादा पावर है। यस। जरूरी नहीं है ना कि ट्रस्टी हर समय सही काम करे, तो पावर तो ज्यादा बेनिफिशियरी की ना हो। नहीं, पावर का मतलब कौन बहका फुसला सकता है। इंडियो इन्फ्लुएंस मतलब बहलाना। हमारे पेरेंट्स बच्चों को बहला सकते हैं, ट्रस्टी बेनिफिशियरी को बहला सकता है, रिलीजियस एडवाइजर बोल सकता है डिसाइपल को सारा पैसा हमारे संस्था में डालो, दुनिया मोह माया है। डॉक्टर बोल सकता है पेशेंट को कि इतना लाख रुपया दीजिए, आपको ठीक कर देंगे। लॉयर बोल सकता है क्लाइंट को, सॉलिसिटर यानी कि लॉयर बोल सकता है क्लाइंट को। फियांसे बोल सकते हैं, एक फियांसे दूसरा फियांसे को बोल सकते हैं। ये सब में डोमिनेंट पावर होता है, ठीक है। ये सब में एक पार्टी के पास पावर है कि वो दूसरे पार्टी को बहला फुसलाकर डिसीजन ले सकते, ठीक है। एक पार्टी के पास पावर है कि वो दूसरे पार्टी को बहला फुसलाकर डिसीजन ले सकते। Position to dominate the will of the other. ओके, चार बात बताया इसमें जो इसी बात को और ज्यादा बोल्डली तरीके से डालता है और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाना, ठीक है। पहला बात, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। हम बोले ना एक बंदा ज्यादा पावर में होता है दूसरे बंदे। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी मतलब असल में वो पावर होना चाहिए। जैसे कि पिता के पास पावर होता है, अगर तुम्हारे पापा या मम्मी तुमको डांट के घर में बैठा दे, तुम निकल सकता है? नहीं, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। डॉक्टर के हाथ में पावर होता है, वो अगर पेशेंट को बोल दे कि ये मत खाना, तो पेशेंट खाएगा तो बेवकूफी कर रहा है। डॉक्टर तो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है ना, बता। डॉक्टर के पास पावर होता है पेशेंट को बहलाने की। पेशेंट को बोलेगा आपको दिल में दर्द हो रहा है, पेशेंट बोलेगा हाँ, ये दिल में दर्द हो रहा है क्योंकि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, हमको दे दीजिए। क्या करेंगे इतना प्रॉपर्टी का? ना रहेगा प्रॉपर्टी, ना रहेगा टेंशन, ना रहेगा दर्द। डॉक्टर क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है, अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, मोरली मेंटली प्रेशराइज कर रहा है। रियल एंड अपेरेंट, ठीक है। दूसरा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब भरोसा का रिश्ता, ट्रस्ट का रिश्ता, कॉन्फिडेंस का रिश्ता। भरोसा का रिश्ता होना दोनों के बीच में जरूरी है। पहला चीज भैया सही में पावर होना चाहिए, दूसरा दोनों के बीच में भरोसा होना चाहिए। तीसरा, mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by the reason of mental or bodily distress, illness or old age.
कभी कभी क्या होता है ना, मानो एक बूढ़ी दादी है जिनका कोई बच्चा नहीं है बट प्रॉपर्टी बहुत, उनका एक देखभाल कर रही है नर्स। नर्स बोली कि दादी माँ हम आपका देखभाल करेंगे, बदले में क्या चाहिए पता है? आपका पूरा प्रॉपर्टी। ये एंडियो इन्फ्लुएंस। दादी माँ क्या करेगी पता है? देखभाल भी करवा लेगी और बाद में केस भी कर देगी, क्योंकि हम बीमार थे, ये मेरा फायदा उठाने का कोशिश, ये अपने डोमिनेंट होने का अनफेयर एडवांटेज उठा रही है। ठीक है, एंड लास्ट में आता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन। यहाँ पे केस लॉ का जन्म, कृपा राम वर्सेस समीर उद्दीन। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड। मानो एक बंदा है, मानो मिस्टर ए, ठीक है, 18 साल का है, मेजर है, लेकिन अपना जो जिंदगी है वो पूरा नशे में गुजार रहा है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, और तो और वो क्या किया, एक बंदा है मानो सैम, उससे पैसा उधार लिया, कितना 90,000 रुपया, क्यों? नशा करने। बट इसको मैटर नहीं करता, मेजर है, ये पैसा दे दिया रुपीज 90,000। ये देखा कि ये तो है बेवड़ा, नशेड़ी, ये कितना भी हमको परसेंटेज देगा, ब्याज इंटरेस्ट कितना भी देगा, तो बोलता है हमको इंटरेस्ट चाहिए साल का 25%, बहुत ज्यादा होता है साल का 25%। हम मतलब तुम समझ लो पर मंथ ऑलमोस्ट 2.5%, 3%, 2% मान, ठीक है, पर मंथ ऑलमोस्ट 2%, बहुत होता है, क्योंकि ये ड्रंकर्ड था, बेवड़ा था, ये अपनी सही स्थिति में नहीं था दिमाग, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन है, ये दिमागी स्थिति इसका खराब है जब बार्गेन कर रहा है। तो क्या इससे बार्गेन करना सही है? ये बार्गेन जो है सही है, वैलिड है, यस या नो? भैया ये बार्गेन वैलिड नहीं है, क्योंकि आगे जो इंसान है ही इज अ ड्रंकर्ड, वो एक शराबी है जो सही डिसीजन नहीं ले सकता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में दे रहा है सिर्फ अपने लत के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंडियो इन्फ्लुएंस कहाँ होता है, समझ गया, कहाँ नहीं होता, ये याद रखना जरूरी है। कुछ केसेस में तुमको दिखेगा कि यार एक जन पावर में है, दूसरा जन थोड़ा कम पावर में, लेकिन वहां एंडियो इन्फ्लुएंस नहीं होता। कहाँ? लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, मकान मालिक और भाड़ेदार में एंडियो इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। क्रेडिटर डेटर, जो पैसा उधार दे रहा है और जो पैसा उधार ले रहा है, उनमें एंडियो इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। हस्बैंड वाइफ, इसमें एंडियो इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। इसमें लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ पर्दानशी। क्या होता है? हर रिलीजन में पर्दा सिस्टम, अब फिर भी कम हो रहा है ये सिस्टम, बट लोग फॉलो करते हैं, उनका चॉइस। पर्दा सिस्टम में क्या होता है, आपको जो लेडीज है वो पर्दे के अंदर नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ है उसमें नॉर्मली एंटी इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट जो वाइफ पर्दा के पीछे है वहां पे माना जाता है कि हस्बैंड ज्यादा डोमिनेट है, हस्बैंड डोमिनेट है। क्यों? वाइफ पे शक्ल कोई देखा आज तक नहीं, पावर किसके हाथ में? हस्बैंड के हाथ में। क्यों? वाइफ तो पर्दा लेकर घूमती, ठीक है। देखो काफी सारे एग्जांपल, ये तीन है जिसपे एंडो इन्फ्लुएंस नहीं करता, लैंडलॉर्ड टीनेंट, मकान मालिक और भाड़ेदार, क्रेडिटर डेटर, हस्बैंड वाइफ। हाँ, हस्बैंड वाइफ अगर पर्दा नशीन वाला सीन है तो वो उस पर एंडो इन्फ्लुएंस लगा है, कोई दिक्कत। बात करते हैं पहला एग्जाम्पल, ए पैसा दिया है अपना बेटा बी को, बी को जब पैसा दिया तब वो माइनर, बी मेजर हो गया, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब पेरेंटल इन्फ्लुएंस के द्वारा ए चाहता है कि वो पैसा को वापस दे, वो चाहता है, ए चाहता है कि 1,000 रुपया दिए थे ना बेटा को, 3,000। क्या ए ऐसा कर सकता है, यस या नो? ए अपना बेटा को पैसा दिया, बाद में चाह रहा है कि हम इसका पापा हैं, इससे ज्यादा पैसा लेंगे, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता।
सेकंड एग्जांपल, एक आर्मी है जिसको कोई डिजीज है, उसको बी क्या समझाता है कि अगर तुम हमको बहुत सारा पैसा देगा तेरे को ठीक कर, बहुत सारा, अनरीजनेबल। यहां पर बी गलत कर रहा है, एंडो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरा एग्जांपल, ए उधार लेके रखा है बी से और बी बोल रहा है कि हमको 50% पर साल का चाहिए। बेकार बात बोल रहा है बी, पॉसिबल ही नहीं है। चौथा, ए 1 लाख रुपया दिया बी को, बी एक एग्रीकल्चरिस्ट है, खेती करने वाला आदमी, और बहला फुसला के बी को क्या बोलता है, तुमको लाख रुपया दे रहे ना, तुम बदले में हमको 2 लाख दे। गलत बात, क्योंकि आप उसको पैसा उधार दे रहे हैं और क्योंकि वो अभी थोड़ा नीचे वाला पोजीशन में है, आप उससे बेकार का अनकॉन्शनेबल बार्गेन नहीं कर सकते। ठीक है। जब मार्केट में मानो स्ट्रिंजेंसी था, पूरा मार्केट का हालत खराब था, तो हम बैंक से लोन मांगे। बैंक बोला हम लोन देंगे लेकिन इंटरेस्ट का रेट बहुत हाई हो। यहां पर इंडियो इन्फ्लुएंस, देखो हम क्या बोलना चाह रहे, समझो। मार्केट पूरा बर्बाद है, कहीं पैसा नहीं, हम बोले बैंक को बैंक पैसा दे। हम क्या बोले, बैंक को बैंक पैसा दे। बैंक बोला देंगे लेकिन परसेंटेज हाई रखेंगे। रख सकता है, क्यों? हम कोई यहाँ पे इंडियो इन्फ्लुएंस है नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, हम बैंक से कम है क्या? नहीं, मार्केट का हालत ऐसा है कि रेट कम रखा रहा है, बैंक हमको बेवकूफ नहीं बना रहा है, बहला फुसला नहीं रहा। ठीक है भैया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ये प्रूफ कौन करेगा? हु विल प्रूफ कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। मानो मेरे ऊपर केस हुआ कि भैया आप टीचर हैं, आप हम लोग के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के मेरा गाड़ी खरीद दिए, तो हम जो डोमिनेंट पोजीशन में थे, मेरा जिम्मेदारी है प्रूफ करना कि हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किए। कौन प्रूफ करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है? जो डोमिनेंट पोजीशन, मेरे नीचे जो है वो तो बिंदास क्या केस कर देगा। हमको प्रूफ करना होगा डोमिनेंट पोजीशन का, गलत फायदा नहीं। अगर मानो अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो सारा मटेरियल फैक्ट को चेक करो, देखो जो पैसा बदले में पेमेंट है वो एडिक्वेट है कि नहीं। 20 लाख का सामान 5 लाख में खरीद रहा है, हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और जो वीकर पार्टी है उसको लीगल एडवाइस लेने का हक था। अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ठीक है, पॉइंट 9 मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? कौन प्रूफ पेश करेगा कोर्ट? एक है जो केस करता है, ठीक है, मानो ए केस किया बी के ऊपर। ए है स्टूडेंट, स्टूडेंट केस किया टीचर के ऊपर कि मेरे जो टीचर है वो बहला फुसला के मेरा 5 लाख का गाड़ी को 2 लाख में खरीदा, मेरे को बेवकूफ बना। तो अब ये टीचर का जिम्मेदारी है, जो डोमिनेंट रहता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उसका जिम्मेदारी है, जिसपे केस हुआ है, जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस हुआ है, उनका जिम्मेदारी है वो प्रूफ करे कि नहीं हम अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा नहीं उठाए हैं। जो केस करेगा वो तो बिंदास केस करेगा, जिस पर केस हुआ है उसका जिम्मेदारी होता है। क्या ये क्लियर है? यो करूं? ठीक है, अभी जहां तक हम पढ़ाए, लेट मी टेल यू, सीएमए वाला बुक तुम लोग जैसे दिगंबर है, तुम तो दिगंबर आराम से अपने किताब से पढ़ सकते हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं। जो सीए वाले बच्चे हैं वो यूनिट नंबर आई थिंक 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 जो है वो शुरू से लेकर, यूनिट 3 को शुरू से लेकर अनड्यू इन्फ्लुएंस तक तुम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 को शुरू से लेकर अनड्यू इन्फ्लुएंस तक तुम लोग पढ़ सकते हैं।
तो जसमीत बोल रही लास्ट एग्जांपल को रिपीट करो। लास्ट एग्जांपल कुछ नहीं है, मानो जसमीत हम तुम्हारे टीचर हैं, हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किए, हम डोमिनेंट पोजीशन में है ना, हम क्या किए, बोले जसमीत तेरा जो गाड़ी है ना वो 2 लाख में बेच, उसका ओरिजिनल दाम था 5 लाख, तुम बेच दी, बाद में समझ में आया तुमको बुद्धू बना, तुम मेरे पे केस, ये मेरा जिम्मेदारी है कोर्ट में कि हम प्रूव करें कि हम अपने पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाए। दैट्स ठीक है। क्लियर है इसमें? चलो इसी के साथ हम लोग आज के क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। रीड करो, कोई भी डाउट है मेरे से पूछना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय।